हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम और आज है 18 नवंबर 2022। वेलकम टू न्यूज़ बाइट्स। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, राइट समथिंग इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक और डिसलाइक समथिंग अबाउट इट एंड डू शेयर द वीडियो। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द न्यूज़। सो पहला न्यूज़ है एट 18,719 crore, centers PSU's dividend receipt near 50% of financial year 23 target. Polarization in banks' performance, deposit to lag credit growth, according to S&P report. Tata Group plans to merge Career under Air India, scrap Vistara brand. Future Group trying to stall proceedings amidst legal row with Amazon, says the Supreme Court. And private equity slash venture capital investment dropped 75% in October over last year, says Ernst & Young report. Maximum tenure of public sector banks MD and CEO raised to 10 years. And India's economy to grow up to 6.3% in quarter second of financial year 23 according to RBI monthly bulletin report. So these are the news that I'll be taking. और मैं इसमें जो भी कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा, कुछ न्यूज़ में काफ़ी डीप कंसेप्ट रहते हैं, उसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको न्यूज़ पढ़ने में जल्द आसान हो और जब भी आप पढ़ो तो स्पीड आपका मेंटेन रहे, स्पीड में आप पढ़ सको। तो पहला न्यूज़ है एट 18,700 करोड़ सेंटर्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, हाँ, उससे जो डिविडेंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, सॉरी, उससे जो डिविडेंड रिसीव हुआ है वो अराउंड 50% जो फाइनेंशियल ईयर 23 का टारगेट है वो अचीव कर चुका है। ठीक है, तो कितना रेवेन्यू अर्न किया है? 18,719 करोड़, राइट। और जो फाइनेंशियल ईयर 23 का टारगेट कितना था? फाइनेंशियल ईयर 23 का टारगेट था, दैट इज फाइनेंशियल 22 से 23 जो होता है उसे फाइनेंशियल मार्च 22 से मार्च 23 का जो टारगेट था दैट वाज अराउंड 40,000 करोड़, राइट। तो जो करंट फिजिकल में है तो सेंटर ने इतना बजट किया था कि वो 40,000 करोड़ रुपीस जो है एज ए डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से कमा लेगा, ठीक। और उसे रिसीव हो गया अराउंड 18,719 करोड़। सो दिस इज अराउंड 46% ऑफ द जो बजट टारगेट था, सो अराउंड नियर 50%। तो दिस हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड बाय द सेंटर। तो 6 मंथ्स में इतना अचीव कर लिया अराउंड 50%। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में इट इज़ होपफुल कि हो सकता है कि 50% नेक्स्ट 6 मंथ्स में डिविडेंड रिसीव कर लेगा। अभी जो राइट नाउ जो करंट नॉर्म है, हाँ, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का है, तो वो करंट नॉर्म है कि अराउंड 30% जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ना, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसका 30% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर और 5% ऑफ द नेटवर्थ, राइट, टैंजिबल नेटवर्थ, जो भी 5% ऑफ द नेटवर्थ या फिर 30% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इन दोनों में से जो भी हायर होगा, हाँ, वो देना होता है सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द सेंटर गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। नेटवर्थ क्या हो गया? जैसे टैंजिबल नेटवर्थ TNW का अगर बात करें तो दिस इज बेसिकली इक्विटी जो होता है, हाँ, शेयर प्रीमियम हो गया, जो शेयर कोई भी शेयर जब लॉन्च होता है तो उसमें उसे बुक करना पड़ता है एडवांस से, तो उसमें जो प्रीमियम रहता है, एक्सेस प्रीमियम रहता है, तो उसे शेयर प्रीमियम में आ जाता है। नेक्स्ट इज रिटेन अर्निंग, जो भी प्रॉफिट है जो कोई कंपनी कमाता है, दैट इज द रिटेन अर्निंग। जो भी 50% ऑफ द नेटवर्थ हो या फिर 30% ऑफ द प्रॉफिट जो कमा रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेसिकली हो गया टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, उसके बाद जो टैक्स पे करने के बाद जो बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसका 30%। तो दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो एज एट इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड पे करना पड़ता है। और डाइपम दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट बोलते हैं, डाइपैम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो डाइपैम का जो एडवाइजरी है कि सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है उसको जो है डिविडेंड पे करना होगा, हाँ। कैसे पे करेगा? क्वार्टरली डिविडेंड पे करना पड़ेगा। दैट इज मतलब कि हर क्वार्टर एंड के बाद उसे पे करना होगा, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग इट और लास्ट में बिल्कुल एट द एंड ऑफ द ईयर में। नहीं, ऐसा नहीं पे कर सकते, नॉट एट द एंड ऑफ द ईयर, रादर दे हैव टू पे क्वार्टरली, मतलब कि साल में सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को 4 बार पे करने पड़ेंगे, दैट इज एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ठीक है। सो दिस इज द अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी ऑफ डाइपैम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 21 का बात करें, राइट, तो फाइनेंशियल ईयर 21 दैट वाज ए वेरी गुड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइनेंशियल ईयर 21 में क्या था कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, एस्टिमेट किया था कि अराउंड 34,000 के अराउंड जो है वो डिविडेंड रिसीव करेगा पूरे साल में। बट इंस्टेड ऑफ दैट गवर्नमेंट रिसीव इससे भी ज़्यादा, दैट इज 39,750 करोड़ रुपीज़ रिसीव किया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक। राइट नाउ हमने देखा कि 18,719 6 मंथ्स में रिसीव कर लिया,
पूरे साल में लास्ट ईयर जो है 39,750 करोड़ रिसीव किया था। उसी तरह अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20 का बात करें, फाइनेंशियल ईयर 20 वाज आल्सो वेरी गुड फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अराउंड 46,000 करोड़ रुपीज़ रिसीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड, बट रादर इट रिसीव्ड इवन मोर, दैट इज अराउंड 59,101 करोड़ रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड अर्न किया था गवर्नमेंट ने। सो ऐसा क्यों हुआ था कि एक्सपेक्ट कम था और ज़्यादा मिला गवर्नमेंट को? बेसिकली बिकॉज जो प्राइस था गवर्नमेंट का, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है गवर्नमेंट का, हाँ, वो बहुत अच्छा, उसका ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा था। मेटल्स का हो गया, फिर मेटल्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब का जो है मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, और बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस जो है ये कंपनीज जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे। और प्रॉफिट कमाने के कारण जैसे हमने बोला 30% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे करना पड़ता है टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड, ठीक है। तो फिर इसलिए गवर्नमेंट को डिविडेंड ज़्यादा रिसीव हुआ था। इस साल अगर हम लोग बात करें, जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का बात करें, ठीक है, अगर हम लोग देखें Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 अभी जो खत्म हुआ Q2, दैट इज जुलाई अगस्त सितंबर, राइट, जुलाई से लेकर के सितंबर मंथ का क्वार्टर का परफॉर्मेंस अगर बात करें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, जैसे कि BPCL हो गया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, HPCL है, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, दीज आर द ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो कि गवर्नमेंट ओन करता है। तो अगर हम लोग Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 और Q2 फाइनेंशियल ईयर 22 का बात करें, राइट, तो फिर Q2 इसमें जो है प्रॉफिट कमाया था 22 लास्ट ईयर 3,149 करोड़ BPCL ने कमाया था, ये 1,923 करोड़ कमाया था, एंड दिस अराउंड 6,360 करोड़। सो Q2 फाइनेंशियल ईयर 22 लास्ट ईयर में इतना इतना प्रॉफिट कमाया था। पर इस साल अगर हम बात करें तो दे हैव अर्न एक्चुअली नेगेटिव, दैट इज 338.49 करोड़ रुपीज़, ये नेगेटिव है, मतलब लॉस में है BPCL। HPCL भी ने भी इस साल लॉस किया है, इस क्वार्टर में 2,172 करोड़ का लॉस हुआ है। IOCL का बात करें तो -272 करोड़ का लॉस किया है। तो इसलिए इट इज़ एक्सपेक्टेड, इसलिए लास्ट ईयर जो है हम लोग देख सकते हैं 22 में फाइनेंशियल ईयर में ये प्रॉफिट कमाया था लास्ट ईयर, हाँ। पर इस साल जो है इट हैज़ ये तीनों कंपनीज लॉस में हुआ है, और ये लॉस बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया है, हाँ, विंडफॉल टैक्स ऑन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इस कारण से ये अभी भी प्राइस हाई है, बट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द विंडफॉल टैक्स ये कंपनीज ने लॉस रजिस्टर किया है, ठीक। तो फॉर द करंट फिस्कल द सेंटर हैज बजटेड अराउंड 40,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डिविडेंड, ओके। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूज़। और पब्लिक सेक्टर बैंक सिर्फ ऐसा नहीं कि सारे सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनी से ही आता है, गवर्नमेंट को और भी कंपनी से मिलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, जैसे ONGC हो गया, ये प्रॉफिट में है, दिस क्वार्टर इट हैज़ अर्न लॉट्स ऑफ प्रॉफिट। NTPC हो गया, ये भी प्रॉफिट में है, कोल इंडिया हो गया, राइट, ये सारे गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट का इसमें स्टेक है, हाँ। पावर हो गया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, हाँ, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और ये, हाँ, ये सारे कंपनीज है, फर्टिलाइजर्स कंपनी है, ठीक है, राष्ट्रीय फर्टिलाइजर, तो ये सारे कंपनीज ने प्रॉफिट अर्न किया है। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट विल डेफिनेटली रीच दिस 40,000 करोड़ रुपीज़ ऑफ टारगेट दिस ईयर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट इज पोलराइजेशन इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स परफॉर्मेंस, डिपॉजिट टू लैक क्रेडिट ग्रोथ। मतलब कि ऐसा मानना है S&P का कि जो क्रेडिट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है इकोनॉमी में, मतलब कि बैंक्स जो है लोन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं कंपेयर टू जो डिपॉजिट बैंक्स रिसीव कर रहा है, राइट। क्रेडिट इज मोर देन द डिपॉजिट, मतलब कि इससे पोलराइजेशन हो रहा है। तो एक रिपोर्ट है जो कि S&P रिलीज किया है जिसका नाम है ग्लोबल बैंक कंट्री बाय कंट्री, राइट, कंट्री बाय कंट्री आउटलुक 2023, ठीक है, ग्लोबल बैंक कंट्री बाय कंट्री आउटलुक 2023, ये S&P रिलीज करता है ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है SBI जो है और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है इंडिया में, हाँ, ये लोग बहुत ही रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी कमाने वाले हैं, या फिर अभी तो राइट नाउ Q2 में देखा कि बहुत ज़्यादा कमाए भी हैं, और इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ने वाला है क्वाइट शार्पली, हाँ, कंपेयर टू और सारे बैंक्स का और सारे बैंकिंग सेक्टर सिस्टम का। तो और ये इनका मानना है S&P का कि जो भी अभी राइट नाउ अनसर्टेनिटी चल रहा है मार्केट में, राइट, जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं इससे जो है बैंकिंग सेक्टर को बहुत ही कम असर पड़ने वाला है। बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू रिमेन इम्यून, ऑलमोस्ट इम्यून। तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज नॉट गोइंग टू गेट मच अफेक्टेड राइट नाउ। अगर हम लोग बात करें तो देयर आर हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर, देयर आर 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, राइट, एंड हाउ मेनी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर देयर, देयर आर 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, हाँ। तो और ये सारे जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना, इस क्वार्टर में, दैट इज Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, हाँ, फाइनेंशियल ईयर 23, दैट इज जुलाई टू सितंबर वाले क्वार्टर में, हाँ,
ऑल द पब्लिक 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव रजिस्टर्ड अ प्रॉफिट। अगर हम बात करें, हाँ, सिर्फ जुलाई से सितंबर का, राइट, जुलाई से सितंबर के बीच का बात करें तो टोटल जो है ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो प्रॉफिट अर्न किए हैं दैट इज अराउंड 25,685 करोड़ रुपीज ऑफ प्रॉफिट अर्न किया है, जो कि दिस इज अराउंड 50% ग्रोथ रेट हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये बहुत काफ़ी रॉबस्ट परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। और अगर हम लोग लास्ट 6 महीने का, दिस इज लास्ट 3 मंथ्स दैट इज जुलाई अगस्त सितंबर, अगर हम लास्ट 6 महीने का बात करें दैट इज अप्रैल से लेकर के सितंबर का, राइट, तो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने मिल करके अराउंड 40,000, दैट इज 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव अर्न 40,991 करोड़ रुपीज ऑफ प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट कमाया है। और ये बेसिकली 31.6% ग्रोथ रेट है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो दिस इज एक्चुअली पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने काफ़ी अच्छा किया है, एंड दे हैव ऑल्सो इवन डन प्रोविजंस फॉर द एनपीए जो लॉस कर रहा था किसी पोर्टफोलियो में, उसका प्रोविजनिंग करने के बावजूद भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसका मतलब कि हमारे बैंक्स जो है का कंडीशन अच्छा हो गया। अगर हम लोग ऐसे भी देखें तो पहले हम लोग जानते थे कि बैंक्स जो है बहुत ज़्यादा, आरबीआई जो है बैंक्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाता था, राइट। अगर बैंक अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, हाँ, तो फिर आरबीआई बहुत ज़्यादा चिंतित था कि क्यों ऐसा हो रहा है, एनपीए को लेकर के वह प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस लगा देता था, राइट। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस ये बेसिकली क्या है कि आरबीआई कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देता था बैंक के ऊपर, जिसमें कि बैंक को एक्सपैंड नहीं कर सकता है, नया क्रेडिट पोर्टफोलियो नहीं जनरेट कर सकता है, राइट, नया ब्रांचेस नहीं ओपन कर सकता है, और आरबीआई के कांस्टेंट वॉच में रहता था जो भी बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में था। तो एक समय था जबकि ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले जब मोस्ट ऑफ द बैंक्स वर अंडर द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये बेसिकली तब होता था जब जो भी टायर 1 कैपिटल है वो नहीं है सही, अगर एनपीए ज़्यादा हो गया है, एनपीए में है, और जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है वो नहीं मेंटेन कर रहा है, जो 9% के अराउंड है वो नहीं मेंटेन कर रहा है, तो फिर बैंक्स के ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा दिया जाता था। पर अभी राइट नाउ देयर आर नो पब्लिक सेक्टर बैंक्स अंडर पीएसए। हाँ, तो फिर दिस मीन्स कि हाँ बैंक अच्छा कर रहा है। सच में अगर बैंक का रिजल्ट देखे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के तो दे आर एक्चुअली डूइंग क्वाइट वेल। लेटेस्ट आरबीआई डेटा जो दिखा रहा है कि बैंक्स का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो अराउंड जो है 17.9% हुआ है ईयर ऑन ईयर, मतलब क्रेडिट काफ़ी बैंक ने लोन दिया है, हाँ, बीट इन द रिटेल सेक्टर या फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर लेंडिंग है वो बैंक काफ़ी अच्छा कर रहा है। अक्टूबर 2021 तक देयर इज अ 17 अक्टूबर 2021 तक देर वॉज अ 17.9% ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर। और डिपॉजिट में अगर बात करें तो डिपॉजिट में ग्रोथ था सिर्फ 9.5%। तो हम देख रहे हैं कि डिपॉजिट्स में कम हुआ और क्रेडिट में ज़्यादा हुआ है, मतलब क्रेडिट इज गेटिंग ग्रेटर देन डिपॉजिट एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट फ्यू ईयर में दिस पैटर्न इज एक्चुअली गोइंग टू स्टे, कि क्रेडिट ज़्यादा होगा कंपेयर टू द डिपॉजिट। और इसमें भी जो अगर हम बात करें तो जो लोन होगा इन द रिटेल सेक्टर, हाँ, रिटेल सेक्टर में जो लोन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट बोलते हो जो कंपनीज को लोन दिया जाता है, राइट। और रिटेल हो गया जो हम लोग जनरल रिटेल, हाउसिंग लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, राइट, व्हीकल लोन हो गया, दिस फॉर्म ए कंपोनेंट ऑफ द रिटेल लोन। कॉर्पोरेट में बेसिकली जो बैलेंस शीट कंपनीज का लेकर के देख करके जो कंपनीज को जो फंड बेस्ड या फिर नॉन फंड बेस्ड या फिर टर्म लोन दिया जाता है, हाँ, टर्म लोन, ये आते हैं कॉर्पोरेट लेंडिंग में। तो दिस पैटर्न इज गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स की रिटेल सेक्टर का जो credit है that is going to stay more than the corporate and the credit is going to be more than the deposit. So this was all about the news. Next चलते हैं, टाटा ग्रुप plans to merge career under Air India scraps Vistara brand. तो हमें पता है कि टाटा ने जो है एयर इंडिया खरीदा था, राइट। एयर इंडिया कब खरीदा था? इन अक्टूबर लास्ट ईयर, लास्ट अक्टूबर में, हाँ, अराउंड 2.4 मेरे को जैसा याद है 2.4 बिलियन डॉलर में खरीदा था। तो टाटा हैड बॉट एयर इंडिया, और इसने इनने कहा है कि राइट नाउ इस टाटा के पास 113 फ्लीट्स है, हाँ, और इट हैज़ प्लान्ड कि ये से ट्रिपल कर देगा, अराउंड 300 और ऑर्डर करा है इसने, हाँ, 3 और फ्लीट्स को। इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स इट इज़ गोइंग टू ट्रिपल द नंबर ऑफ फ्लीट्स। तो टाटा के पास जो है अराउंड 4 एयरलाइन ब्रांड्स है राइट नाउ, हाँ, 4 ब्रांड्स है, BRANDS। सो देर आर 4 ब्रांड्स। कौन कौन सा है? पहला तो हो गया एयर इंडिया जो इसने खरीदा, राइट। दूसरा हो गया विस्तारा, हाँ, विस्तारा कहाँ का है? विस्तारा इज बेसिकली सिंगापुर एयरलाइन का है, सिंगापुर एयरलाइन लिमिटेड कंपनी का है ये विस्तारा। थर्ड हो गया एयर इंडिया एक्सप्रेस, हाँ,
एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है बेसिकली जो एयर टाटा का ही है, जो कि चलता है ये गल्फ कंट्रीज़ के तरफ, ये गल्फ कंट्रीज़ की तरफ ऑपरेट करता है। और चौथा हो गया एयर एशिया, एयर एशिया में भी है। और राइट नाउ टाटा ने जस्ट एयर एशिया में अपना स्टेक को बढ़ाया है। एयर एशिया कहाँ का है? ये मलेशिया का है, राइट, मलेशियन एयरलाइंस का है। एयर एशिया मलेशिया का है, ये विस्तारा सिंगापुर का है। तो ये जो है प्लान कर रहा है मर्ज करने का ये फ्लीट्स को, मतलब ये कंपनीज को, दैट इज एयर इंडिया को, एयर इंडिया में विस्तारा ब्रांड को मर्ज करने का सोच रहा है टाटा। तो देर इज नथिंग मच टू से इन दिस न्यूज़। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या, टाटा इज कंसिडर्ड स्क्रैपिंग विस्तारास ब्रांड, सिंगापुर एयरलाइन का जो है लोकल एफिलिएट इन द साउथ एशियन नेशंस। Singapore Airline is evaluating the size of the stake it should take in the combined entity. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्यूचर ग्रुप्स ट्राइंग टू स्टॉल प्रोसीडिंग्स amid लीगल रूप विद अमेजोन। तो इसमें क्या था कि बेसिकली क्या मैं बता देता हूँ, इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। इसमें कुछ है नहीं वैसा, पर फिर भी अमेजोन जो है अराउंड 1400 करोड़ रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट किया था। किसमें? फ्यूचर ग्रुप में। ये अमेजोन ने किया था फ्यूचर ग्रुप में, अराउंड 1400 करोड़ रुपीज़, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन ये अलाउ नहीं किया था, मतलब कि एक रेस्ट्रिक्शंस के साथ था कि फ्यूचर ग्रुप कैन नॉट सेल एनी ऑफ इट्स एसेट्स टू एनी अदर कंपनीज। फ्यूचर ग्रुप नहीं बेच सकता है। पर हमें पता है कि फ्यूचर ग्रुप ने क्या किया, सेल कर दिया बिग बाज़ार को। बिग बाज़ार जहाँ हम अक्सर जाते हैं शॉपिंग के लिए, बिग बाज़ार को सेल किया। किसे? रिलायंस रिटेल को, रिलायंस रिटेल। और रिलायंस रिटेल क्या है? रिलायंस रिटेल बेसिकली सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो क्योंकि ये बिग बाज़ार के को फ्यूचर ग्रुप ने सेल कर दिया, मैं एक तरह का अपने एसेट को सेल कर दिया दूसरे कंपनी को, तो इट वायलेटेड, ये जो डील था 1400 करोड़ रुपीज़ में, अमेजोन का डील को वायलेट किया। इसलिए अमेजोन ने फिर इसके ऊपर केस कर दिया फ्यूचर ग्रुप के ऊपर। और राइट नाउ जो सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि बेसिकली जो फ्यूचर ग्रुप जो है वो ट्राई कर रहा है, इसका आई थिंक सिंगापुर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्यूचर ग्रुप इज बेसिकली ट्राइंग टू स्टॉल द प्रोसीडिंग्स इन द रो जो चल रहा है इन सिंगापुर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में। तो सुप्रीम कोर्ट सेड इट वाज कंसर्न दैट द फ्यूचर ग्रुप वाज ट्राइंग टू स्टॉल द प्रोसीडिंग्स बिफोर द सिंगापुर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। बस यही था न्यूज़ इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ड्रॉप 75% इन अक्टूबर ओवर लास्ट ईयर। तो इस साल जो है जो वेंचर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है वो घटा है। पहले ये जान लेते हैं कि वेंचर कैपिटल है क्या। एक होता है वेंचर कैपिटल और दूसरा होता है एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, वेंचर कैपिटल में क्या होता है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे इसमें हो गए इन्वेस्टर्स, राइट, जो बहुत ही क्या बोले रिच इन्वेस्टर्स होते हैं वो। फिर हो गया कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, राइट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। ये लोग बेसिकली पैसे इन्वेस्ट करते हैं किस में? कोई स्टार्टअप कंपनीज में। बेसिकली स्टार्टअप्स हो, नया बिजनेस हो, कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, वो अपना एक्सपेंशन कर रहा हो, तो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये काफ़ी रिस्की होता है क्योंकि एक तरह का स्टार्टअप है या फिर एक्सपेंशन है, तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी रिस्की। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं किसी प्रोजेक्ट में जहाँ पे कि सब्सटैंशियल एलिमेंट ऑफ रिस्क हो। रिस्क है तो रिटर्न ज़्यादा होता है, राइट। तो और ये बेसिकली जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो इसमें इक्विटी, अपना इक्विटी शेयर लेते हैं, राइट, वो ओनरशिप रखते हैं। वो दिस वेंचर कैपिटलिस्ट ट्राई टू कंट्रोल दिस स्मॉल स्टार्टअप्स लेटर ऑन, उसमें इक्विटी का स्टेक ले लेते हैं, ओनरशिप रखना चाहते हैं। बट एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे नहीं होते। एंजल इन्वेस्टर बेसिकली पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं। इनको कंपनी के मैनेजमेंट में उतना इंटरेस्ट नहीं है, दे जस्ट गिव द मनी एंड वांट द प्रॉफिट इन रिटर्न। लेकिन ऐसा नहीं है कि दे डोंट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वैसा नहीं होता। एंजल इन्वेस्टर्स बेसिकली पैसिवली इन्वेस्ट करते हैं। बट वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ये बहुत ही अटेंटिवली इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं, न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप में करते हैं। और बेसिकली ये लॉन्ग टर्म और ग्रोथ ओरिएंटेड रहते हैं। मतलब उन्हें पता होता है कि अगर कंपनी के ऊपर ध्यान रखा जाए, निगरानी रखा जाए, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा, तो इनको फ़ायदा मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट वेंचर कैपिटलिस्ट। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसलिए जब भी अगर कोई मार्केट कंडीशंस ऐसा होता है जहाँ पे कि रिस्क बहुत है तो फिर ये लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपना कम कर देते हैं। तो राइट नाउ जो है वो ड्रॉप हो गया बाय 75% इन अक्टूबर ओवर लास्ट ईयर से अगर हम लोग कंपेयर करें। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये लोग वरीड है, राइट। वरीड अबाउट वॉट? मैंने क्या बोला? वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली गो फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म में दे नो दैट इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग गुड, बट इन द लॉन्ग टर्म जो है ये दे आर वरीड अबाउट द
सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेकर के ये लोग थोड़ा कंजर्वेटिव है। इंडियन इकोनॉमी जो है कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, स्टिल दीज वेंचर कैपिटलिस्ट दे आर वरीड। क्यों? क्योंकि ये लोग को जानते हैं कि इनके बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो रिस्क के साथ लॉस का भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो इसलिए ये लोग को कंजर्वेटिव होना पड़ता है। तो राइट नाउ जो कंडीशन है इकोनॉमी का, जैसे कि इन्फ्लेशन है, राइट, इन्फ्लेशन वी कैन से इन्फ्लेशन वूज बहुत ज़्यादा है, राइट, इन्फ्लेशन को लेकर के वरीड ज़्यादा है। रिसेशन है, हाँ, रिसेशन इस कमिंग, रिसेशन का फियर है, राइट, इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन फियर हो गया। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक, क्योंकि इंटरेस्ट रेट राइज कर रहा है, तो फिर जो भी जैसे अगर बैंक से बोरो करना है तो वो भी एक्सपेंसिव हो गया है, राइट। आरबीआई अपना रेपो रेट कॉन्स्टेंटली बढ़ाता जा रहा है, 5.9% है राइट नाउ, एंड इट इज़ फर्दर गोइंग टू इंक्रीज द रेपो रेट इन दिसंबर प्रोबेबली। तो इस कारण से जो, और फिर एक हो गया जियो पोलिटिकल टेंशन, हाँ, जिसके कारण कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दिस आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच जो वेंचर कैपिटलिस्ट है ये लोग बेसिकली रिस्क एवर्स हो गए हैं, हाँ, वी कॉल इट रिस्क एवर्स, रिस्क उतना नहीं लेना चाह रहे हैं। दैट इज वाई द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज एक्चुअली डिक्रीज दिस क्वार्टर। सो इन्फ्लेशन वूज हो गया, रिसेशन फियर्स, द राइजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एलिवेटेड लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी ड्रिवन बाय जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैव वेटेन डाउन द प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट एक्टिविटी इन 2022. So these are the reasons because of which they are acting risk averse. So this was all about it. Next is maximum tenure of the public sector banks MD and CEO raised to 10 year. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो MD और CEO होते हैं, राइट। तो ये बहुत ही, ये सबसे टॉप पोजीशन होता है किसी बैंक में, राइट। तो राइट नाउ जो है अपॉइंटमेंट जो है वो अब क्या होगा कि 5 साल तक हो सकता है, और फिर नेक्स्ट 5 साल के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया जा सकता है, तो टोटल अराउंड 10 ईयर्स के लिए होगा, ठीक। अभी राइट नाउ क्या चल रहा है, राइट नाउ इट इज़ ये 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, या फिर 60 ईयर्स, हाँ, जो भी दोनों में से पहले हो जाए, विच एवर इज़ अर्लियर। तो बेसिकली 3 ईयर्स और 60 ईयर्स, जिसमें भी पहले हो जाए, फॉर दैट पीरियड MD और CEO इज अपॉइंटेड। तो ऐसा इसलिए 10 साल कर देने से क्या हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितने साल के लिए किया गया, तो इट इज़ फॉर 10 ईयर्स, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो टैलेंट पूल होता है ना, MD एंड CEO, दे आर क्वाइट टैलेंटेड पीपल, हाँ, दिस आर द क्वाइट रिच ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। तो इसलिए इनका जो कंसिस्टेंसी है और कंटिन्यूटी मेंटेन रहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसलिए गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड आई थिंक टू इंक्रीज द टेन्योर ऑफ दिस MD एंड CEO। सो और राइट नाउ हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हाँ, हर फील्ड में। बैंकिंग सेक्टर में ही बात करें तो फिर बैंकिंग सेक्टर में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कंपटीशन है अमंग देमसेल्व्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपटीशन है, फिनटेक कंपनीज अब आ गए हैं, राइट, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग अ लॉट। सो दिस इज, और जो फॉरेन बैंक्स ऑफ कोर्स है, फॉरेन बैंक्स है, सो ऑल द बैंकिंग इंडस्ट्री जो है दे आर कम्पीटिंग क्वाइट एट ए रैपिड रेट, हाँ, दिस इज द रीज़न कि इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन के कारण द टैलेंट पूल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है बैंक्स में। तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास ऑलरेडी टैलेंट पूल है, तो एंड गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू लूज द टैलेंट पूल इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि MD एंड CEO को जो है, जो जिसे चूज़ किया जा रहा है, उनका टेन्योर को बढ़ा दिया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तक कंट्रीब्यूट कर सके। द मूव इज एंटर्ड हेल्पिंग द गवर्नमेंट रिटेन द बेस्ट टैलेंट इन द बैंकिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट अप टू 6.3% इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो जो RBI का जो मंथली बुलेटिन आता है उसमें एक्सपेक्ट कर रहा है RBI कि अराउंड इंडियन इकोनॉमी 6.1 से 6.3% तक ग्रो करेगा इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। Q2 क्या है, जुलाई अगस्त सितंबर वाला पीरियड, जुलाई टू सितंबर पीरियड, ठीक है। एंड और अगर ये 6.1 इस तरह से ग्रो करेगा Q1, Q2, Q3, Q4, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बाय द एंड ऑफ द ईयर जो फाइनेंशियल 2022 से 2023 का जो है, दैट इज मार्च 22 से मार्च 23, हाँ, इट इज़ इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट अराउंड 7%, 7% से ग्रो कर पाएगा इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि इट इज़ गोइंग टू ग्रो एट 7%? क्यों? व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स? अगर हम बात करें, बहुत नेगेटिव बात कर लिए, लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव फैक्टर्स। पॉजिटिव फैक्टर है कि सप्लाई साइड जो है, हाँ, सप्लाई साइड दैट इज़ एक्चुअली गेनिंग स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें, हमारा जो टाई अप है रशिया से काफ़ी इंप्रूव हो गया है। वी आर गेटिंग क्रूड ऑयल एट अ वेरी लेस प्राइस बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। एट द सेम टाइम अगर हम लोग बात करें कि जो वी आर ट्राइंग टू हैव
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद द वेरियस इकोनॉमीज। हाँ, अगर हम वी टॉक अबाउट द कि वी आर डीलिंग राइट नाउ इन रुपी, ट्राइंग टू हैव एक्सचेंज इन द फॉर्म द रुपी विद अदर कंट्रीज, वी आर ट्रेडिंग इन द फॉर्म द रुपीज. So therefore we are actually saving quite a lot of foreign exchange reserves. So, and also because though there is a geopolitical tensions going on between Russia and the Ukraine, but still because we are able to have some free trade agreements with the various countries, be it multilateral or the bilateral treaties with that bilateral treaties. So it is expected कि जो supply side constraints है वो खत्म हो जाएगा, and it is actually gaining strength now. फिर सेकंड अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि रबी क्रॉप का जो सोइंग हुआ है इस बार काफ़ी अच्छा हुआ है, बिकॉज ऑफ द जो नॉर्थ ईस्ट मानसून, या बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है, बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून होता है, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है. सो साउथ वेस्ट हो गया जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने जो होता है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून हो गया जो रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून को ही बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून. ये बेसिकली जो है तमिलनाडु में ज़्यादा होता है, जब रिट्रीट करता है साउथ वेस्ट मानसून तो बारिश देते हुए जाता है, और ये इंडिया में बेसिकली नॉर्थ ईस्ट से आता है, तो इसलिए इसे इनका नाम नॉर्थ ईस्ट मानसून बोले हैं. और ये बहुत ज़्यादा बारिश करता है बेसिकली तमिलनाडु एरिया में, जिसके कारण कि हम लोग अक्सर सुने हैं कि चेन्नई में फ्लड आ जाता है, और चेन्नई में तब बारिश होता है, मतलब तमिलनाडु में तब बारिश होता है जब पूरे इंडिया में बारिश नहीं होती है. सो दिस इज़ अबाउट नॉर्थ ईस्ट मानसून. साउथ वेस्ट मानसून तो हम लोग जानते ही है, राइट. साउथ वेस्ट मानसून इधर से आता है विद बारिश, और ये पूरे इंडिया में बारिश करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम केरला टू ऑल द स्टेट्स, और जून से लेकर के सितंबर तक होता है, जो नॉर्मल बारिश हम लोग बोलते हैं मानसून को, नॉर्मल मानसून बोलते हैं. तो रबी सोइंग जो है इस बार काफ़ी अच्छा हुआ नॉर्थ ईस्ट मानसून के जो बहुत विंड के वजह से, जो बहुत काफ़ी रेनफॉल कर किया, और दैट इज़ एक्चुअली विल हेल्प फार्मर्स इन शोइंग द क्रॉप्स. तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर हुआ है जिसके कारण कि वी कैन एक्सपेक्ट. तीसरा रीजन हो सकता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बात करें, राइट, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिखाता है. तो ये अगस्त में कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगस्त में नेगेटिव था, बट सितंबर में ये जंप बैक किया एंड इट बिकेम पॉजिटिव. तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सही है. चौथा का बात करें तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये बेसिकली फ्यूचरिस्टिक होता है. मैंने काफ़ी सारे वीडियोज में एक्सप्लेन किया परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिसमें कि मैंने बताया था कि किस तरह से जो टॉप कंपनी के जो कंपनीज के प्राइवेट कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं बेसिकली 5 पैरामीटर के ऊपर कि क्या उनके इन्वेंटरीज रहेंगे, उनके सप्लाई चेन कैसा है, राइट, उनके इन्वेंटरीज कितने हैं, वो कितने एम्प्लॉयमेंट और लाने वाले हैं, कितने लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं, ये क्वेश्चंस करके और उनसे फिर सर्वे में पूछा जाता है. और पाँचों पैरामीटर्स का कुछ 20% के अप्रॉक्स वेट रहता है. तो उस बेसिस पे जो है स्कोर दिया जाता है 0 से 100 के बीच में. हाँ, अगर स्कोर 50 से ग्रेटर आता है तो मतलब कि इकोनॉमी जो है एक्सपैंड करने वाला है. दिस इज फ्यूचरिस्टिक, मतलब हर महीने होता है ये सर्वे, मतलब हर महीने परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स निकलता है. अगर स्कोर इज ग्रेटर देन 50 मीन्स इट इज एक्सपेंशन, इफ इट इज लेस देन 50 मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है इकोनॉमी का. तो अगर हम परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स का बोले तो ये दोनों का आता है, मैन्युफैक्चरिंग का भी निकाला जाता है, राइट, और सर्विस सेक्टर का भी निकाला जाता है. तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विस पीएमआई दोनों में पॉजिटिव हुआ है, मतलब ग्रेटर देन 50 रहा है, मीन्स देयर इज गोइंग टू बी एक्सपेंशन. अराउंड 53 या 52 है. तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये पीएमआई भी अच्छा रिजल्ट दिया है, तो वी कैन से दैट कि हाँ हमारी इकोनॉमी में कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स चल रहे हैं. नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का बोले तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी एक्सपैंड कर रहा है, राइट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में का पार्ट है. नेक्स्ट हो गया कॉन्टैक्ट सेंसिटिव सेक्टर, जो कि कोरोना के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड था. सारे कॉन्टैक्ट इंसेंटिव जैसे होटल्स हो गए ये सारे लॉस में मेकिंग हो गए थे. तो ये जैसे कि हॉस्पिटैलिटी हो गया, हाँ, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल और रिक्रिएशन, ट्रैवल रिक्रिएशन, ये जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स है ये सब में काफ़ी एक्सप्लोजिव ग्रोथ देखा जा रहा है. और नेक्स्ट हम लोग डिमांड, अगर हम लोग डिमांड का बात करें तो हमने फेस्टिव सीजन में देखा काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था डिमांड ने. वी हैव गॉट ए ग्रेट डिमांड राइट नाउ. तो सप्लाई और डिमांड के फैक्टर्स दोनों अच्छा होने के कारण वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ आवर इकोनॉमी कैन ग्रो एट 7%, एंड आरबीआई इज एक्चुअली थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन राइट नाउ. तो आरबीआई फैक्टर दैट द इंडियन इकोनॉमी में ग्रो बिटवीन 6.1 to 6.3% in Q2 financial year 23 based on high frequency indicators and the economic prediction models as per the latest bulletin. So this was all about the news. अगर आपको न्यूज़ अच्छा लगा, अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि इट एक्चुअली गिव्स मी क्वाइट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, हाँ, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा न्यूज़ और विद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँ. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज काइंडली लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच. कल मिलते हैं फिर से. बाय बाय.